आज हम डिस्कशन करते हैं अगेन कंटिंजेंसी आर्गुमेंट के ऊपर। ये कोई पहली दफा हम नहीं करेंगे, मुतअद्दिद बार कर चुके हैं, कम से कम 20-25 दफा मैं और गालिब मुख्तलिफ कॉलर्स के साथ भी और अलहदा भी स्ट्रीम में डिस्कशन ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स जो है कर चुके हैं। मोमो ने आपको जो 1-2 वीडियोस दिखाई हैं वो नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर आपके पास इस चीज का सिर्फ एविडेंस है कि वो 3-4 साल पहले हम इन मौजूआत पर बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि अचानक ये मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो डिबेट हुई है उसकी रिस्पॉन्स में अचानक असहाब कहफ की तरह हम अचानक उठ पड़े हैं। हम किसी नींद में थे और कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट का असहाब कहफ को पता ही नहीं था, जो सदियों पुराना और फिलोसॉफिकली फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। वो हम पिछले 3-4 साल से, जब से यूट्यूब पर गालिब काम कर रहे हैं और हम लोग इकट्ठे इस पर एज ए टीम काम कर रहे हैं, हम मुतअद्दिद बार इसको एड्रेस कर चुके हैं। ठीक है जी। और दूसरी बात यह कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार उन रिलीजियस लोगों का हमेशा रहता हूं जो इस चीज पर मुसिर होते हैं, जो इस चीज पर इसरार करते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या मजहब पर बात नहीं करना चाहते, वो इस्लाम या कुरान को मौजू नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो सिर्फ खुदा के वजूद पर बात करना चाहते हैं। मैं ऐसे रिलीजियस लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि वो हमारा काम आसान कर देते हैं। क्यों? जब आप हमारे साथ गॉड की एग्जिस्टेंस पर बात करते हैं और हम आपको गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए जो आर्ग्यूमेंट तारीख में पेश किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, जब उनके फ्लॉज आप पर वाज़ेह कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आज तक जितने आर्ग्यूमेंट्स गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए प्रपोज किए गए हैं उनमें फिलोसॉफिकल फ्लॉज हैं, वो लॉजिकली इनकोहेरेंट हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। हमें एक एक रिलीजन के स्क्रिप्चर्स को जाके पढ़ के चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं रहती। इन वन स्ट्रोक एवरीवन इज एड्रेस्ड, एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर। और मैं तो चाहूंगा कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आप लोगों के साथ मिलके गठजोड़ करके इकट्ठे एक टीम बनकर रहें। अगर आपको लगता है कि एथीस्ट के खिलाफ आपका ये जो एका है ये आपको स्ट्रॉन्ग करता है, इसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हम अगेन इन वन स्ट्रोक तमाम इर्रेशनैलिटीज को, तमाम रिलीजन्स को जिनको हम इर्रेशनैलिटीज उनकी एस्टैब्लिश कर चुके हैं विद आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, हमें आसान हो जाता है। इसके लिए तो सबसे ज्यादा तहे जहन से शुक्रगुजार। आपको पता है कि मैं हमेशा टर्म इस्तेमाल करता हूँ, तहे जहन से शुक्रगुजार। तहे दिल एक इल फॉर्म्ड टर्म है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आज का इरादा ये है कि मैं लाइक बिफोर कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को शुरू में एक्सप्लेन कर दूंगा। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट कहते किसे हैं, उसके अंदर फिलोसॉफिकल फ्लॉज क्या हैं, वो फ्लॉ जिसके ऊपर कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट खड़ा है वो फ्लॉ में वाजे कर दूंगा, जिस तरह पहले भी हमने वाजे किया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो एजेंडा आइटम होगा वो आप ये देखेंगे कि एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्लॉ जो कि इससे वाजे होगा, मैं एक बुनियादी आपको एक कसौटी भी दूंगा। कसौटी का मतलब है कि यानी कि किसी चीज को परखने का मयार, किसी स्टेटमेंट के ट्रूथ को परखने का मयार अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अगर कोई स्टेटमेंट दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, दोनों जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, उन दोनों के साथ कंसिस्टेंट नहीं है और क्लैश करती है, तो वो स्टेटमेंट जो इन क्वेश्चन है दैट हैज टू बी फॉल्स। ठीक है, यानी अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई बात दो मुतजाद बातों के साथ जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, उनके दोनों के साथ नहीं उसका मेल मिलाप चल पा रहा, तो वो स्टेटमेंट यकीनी तौर पर हकीकत पर मबनी नहीं है। यही हम आपको एस्टेब्लिश करेंगे बाय वर्च्यू ऑफ आइडेंटिफाइंग द फ्लॉ इन द रीजनिंग ऑफ कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट। हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि गॉड जो है दो मुतजाद स्टेटमेंटों के साथ इनकंसिस्टेंट है। या तो मैटर और एनर्जी जो है वो इटर्नल है, या मैटर और एनर्जी जो है वो एक्स निहिलो इमर्ज किया है। आप देखेंगे दोनों सूरतों में गॉड का कोई स्कोप नहीं है। ये दोनों बातें एक दूसरे की जिद है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। ये कि मैटर और एनर्जी इटर्नल है, हमेशा से थे, या मैटर और एनर्जी आउट ऑफ नथिंगनेस एक्स निहिलो इमर्ज किए हैं। दोनों सूरतों में आप देखेंगे गॉड का कोई स्कोप नहीं, हम एस्टेब्लिश करेंगे। यानी दो ऑपोजिट सिनेरियो के साथ गॉड का क्लैश हम आपके सामने एस्टेब्लिश करेंगे। देयरफॉर
the statement that God exists is necessarily false. It would be a logical necessity to arrive at that conclusion that God does not exist. It would be a logical necessity. ठीक है जी? अच्छा जी, ये हम एस्टैब्लिश करेंगे। और क्लोजिंग के लिए अगर मोमो और हाजी भाई गालिब ने टाइम दिया तो एज ऑलवेज जो पॉजिटिव एविडेंसेस हैं अगेंस्ट गॉड, जिनसे पर्दा जो है वो हटाया है पिछली एक सदी के अंदर साइंस ने, जो आपको एग्जांपल्स हम पहले भी दे चुके हुए हैं कि जो फुटप्रिंट्स हैं ऑफ दी गॉडलेस फुटप्रिंट्स ऑफ यूनिवर्स जो है, उनको हम क्या कहते हैं दोबारा से उनका रन डाउन आपके साथ करेंगे कि वो फुटप्रिंट्स तो यूनिवर्स में, लाइफ में, नेचर में, बायोलॉजी में आपके पास जो फुटप्रिंट्स चीख चीख के अपनी गॉडलेसनेस का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी अदम उलूहियत। अगर कोई है आपका रिलीजियस स्कॉलर तो इस टर्म के ऊपर जरा गौर करिए। अदम उलूहियत उनकी चीखों में से इमर्ज कर रही है। जो यूनिवर्स और जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो नेचर आपको एविडेंस दे रही है, वो गॉडलेसनेस अपनी का ऐलान कर रही है, बार बार कर रही है और जोर शोर से कर रही है। आपके कानों और आपकी आंखों तक वो बातें अगर नहीं पहुंची तो वो हम पहुंचा रहे हैं, और अगर पहुंची हैं तो यकीनन आपकी आंखें और कान दोनों पर ही पर्दे पड़े हुए हैं, मगर आपको इसका शूर अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं जी। कंटिजेंसी आर्गुमेंट जल्दी से करते हैं जी। कंटिजेंसी आर्गुमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ही है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की कई फॉर्म्स हैं, और कंटिजेंसी आर्गुमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि ये स्टार्ट इधर से करते हैं कि दो किस्म की एंटिटीज हो सकती हैं इन प्रिंसिपल। या तो वो कंटिजेंट है, यानी कहने का मतलब, कंटिजेंट का मतलब ये होता है कि जो किसी चीज पर डिपेंडेंट हो, या दूसरा एक और इसका मतलब होता है कि विच कैन फेल टू एग्जिस्ट। ठीक है, विच यानी उनकी एग्जिस्टेंस या उनका होना या ना होना दोनों ही अगर पॉसिबल हो तो उसको आप कह देते हैं कि वो कंटिजेंट एंटिटीज हैं। ठीक है, और वो किसी और चीज के ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो मुस्तार है, बोरोड है, डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है। ठीक है, और वो इट कुड हैव बीन अ केस दैट दे कुड हैव नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है जी, ये कंटिजेंट की एक लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेसेसरी एंटिटी, अगर आप किसी चीज को कहेंगे, अगेन ये ऐसा नहीं कि कोई एविडेंस हमें मिल गया कि नेसेसरी एंटिटी हमने देख ली है, लेकिन ह्यूमन माइंड अपने दिमाग में जो पॉसिबिलिटीज को जब इमेजिन कर रहा है तो उसमें नेसेसरी एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जो कि कंटिजेंट नहीं है, यानी जिसकी एग्जिस्टेंस जो है वो फेल नहीं कर सकती, इट हैड टू एग्जिस्ट। यानी नेसेसरी एंटिटी वो चीज है कि जिसका ना होना जो है वो इम्पॉसिबल था। जब किसी चीज का ना होना आप कहीं लॉजिकली दिमाग में सिर्फ रखते हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट आ रही है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटमेंट को, कि अगर कोई चीज जिसका ना होना जो है वो इम्पॉसिबल है, तो आप कहते हैं भाई ऐसा तो होना ही था, तो ये नेसेसरी। ठीक है, अब वो ये डाइकोटमी क्रिएट करते हैं इस आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले कि दो तरह की एंटिटीज हो सकती हैं, या तो वो कंटिजेंट है या वो नेसेसरी है। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास चेन ऑफ एंटिटीज हैं कि ए जो है वो बी पर कंटिजेंट है, बी जो है वो सी पर कंटिजेंट है, तो अल्टीमेटली अगर आपका ये जो चेन ऑफ कॉजेलिटी है, अगर ये हमेशा तक चलती रही तो इसको कहते हैं कि जी एक इन्फिनिट रिग्रेस जो है पैदा हो जाएगी। और इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब यह है कि प्रेजेंट जो है फिर शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए है प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए, तो आज तक तो पहुंचा नहीं जा सकता। हम चूंकि एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा इसका मतलब यह है कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, और जहां आप फुल स्टॉप लगाएंगे उस चीज को आप कहेंगे कि वो चीज किसी चीज पर, एंटिटी किसी चीज पर कंटिजेंट नहीं थी, उसको आप नेसेसरी एंटिटी का दर्जा देंगे, और बात वहां पर चेन ऑफ कॉजेलिटी खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद वो जो नेसेसरी एंटिटी का दर्जा जिस एंटिटी को दिया जाता है, उसको फिर रिलीजियस लोग लेकर तो खुदा का दर्जा भी दे देते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब मामला यह है कि ये तो मैंने आपके सामने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है जू का तू, जैसे कोई रिलीजियस आदमी या कोई अपेरेंटली सीमिंगली जो आपको लग रहा हो कि वो
फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड रिलीजियस आदमी है, जिस तरीके से पेश करेगा वो जूं का तू आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें फ्लॉ भी बताऊंगा और इस फ्लॉ के तीन फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट गलत साबित हो जाएगा, उसका फ्लॉ जब आपके सामने वाजे हो जाएगा। और मैं उम्मीद रखूंगा कि अगर आप वाकई लॉजिकल हैं, अगर आप वाकई ये क्लेम करते हैं कि आपका जो बिलीफ है खुदा में, आपका जो ईमान या खुदा के अंदर आपका जो यकीन है वो बड़ा रैशनली ग्राउंडेड है, तो फिर ये तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि जब आपके सामने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ वाजे कर दिया गया है तो देयरफॉर आपको अपने ईमान से भी दस्तबरदार हो जाना चाहिए। अगर आप इन आर्ग्यूमेंट्स के फ्लॉ की वजाहत के बावजूद अपने ईमान से दस्तबरदार नहीं हो रहे, ये इस चीज का एविडेंस होगा कि इन द फर्स्ट प्लेस आपका ईमान रैशनली ग्राउंडेड नहीं था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पहला फायदा तो ये है कि होगा कि कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट गलत साबित हो जाएगा। दूसरा ये साबित होगा कि आपको ये चीज पता लगेगी कि दो ऑपोजिट चीजों के साथ गॉड का मिलाप या कंसिस्टेंसी नहीं स्टैब्लिश की जा सकती। ठीक है, तीसरा आपको ये फायदा होगा कि ये चीज वाजे हो जाएगी कि जो इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो बुनियादी तौर पर कॉन्सिक्वेंस उसी फ्लॉ का है जिसको ये देख नहीं पाते। तो जब वो फ्लॉ एड्रेस हो जाएगा तो इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये तीन जो है बातें वाजे होंगी। सिंपल बात यह है कि ये जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है जो कि एक चेन ऑफ कॉजेलिटी पर बेस्ड है, अल्टीमेटली बुनियादी तौर पर ये जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट्स की जो स्टेटमेंट है ये खुद कंटिजेंट है कॉजेलिटी के कॉन्सेप्ट पर। जो इसकी स्टेटमेंट्स है कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट्स की, ये कोई नेसेसिटीज नहीं है, ये खुद कंटिजेंट एंटिटीज हैं। दीज आर themselves contingent statements which are contingent on the notion of causality. Causality को समझे बगैर आप contingency argument को ना तो समझ सकते हैं, और जब आप इसको समझ नहीं सकते तो फिर ना आप इसको बता सकते हैं कि सही है, ना आप बता सकते हैं कि गलत है। कॉजेलिटी जब इंसान बहैसियत इंसान जब इन्फर करता है वो बुनियादी तौर पर कई लेवल्स पर इन्फर करता है। कॉजेलिटी का मतलब यह है कि इंसान को ये चीज बड़ी नेचुरल लगती है कि भाई कुछ होने के लिए कुछ करना दरकार है। बुनियादी तौर पर आपको ये सवाल करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपके जहन में आती कहां से, इसकी बुनियाद क्या है। इसकी बुनियाद मैटर और एनर्जी के साथ आपका इंटरेक्शन है। आप ये देखते हैं कि जो मैटर और एनर्जी जो है वो अपनी स्टेट में तब्दीली को रेजिस्ट करते हैं। इसको क्या मतलब होता है इसका मतलब यह है कि वो इनर्शिया रखते हैं। मैटर के अंदर आपने कोई तब्दीली लानी हो उसकी स्टेट में, उसकी पोजीशन में, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में, तो कोई आपको वजह या एजेंसी या फोर्स दरकार है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको कोई चीज दरकार है, अदरवाइज वो रेजिस्ट करती है चेंज को। तो इनर्शिया एक मैटर एंड एनर्जी की, चूंकि हम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी के तौर पर देखते हैं कि किसी चीज की पोजीशन में, किसी चीज की स्टेट में तब्दीली लाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी चाहिए है। ये आपकी बुनियादी वजह है कि आप क्यों कॉजेलिटी को मानते हैं। और चूंकि हम इसी दुनिया में इवॉल्व किए हैं, इस दुनिया के अंदर ये जो एंटिटीज का रिलेशनशिप है किसी हद तक पार्शियली हमारा ब्रेन भी इवॉल्व किया है इसको मिरर करने के लिए। मामला यह है कि इसी से आपका माथा ठनकना चाहिए और आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि अच्छा, कॉजेलिटी तो मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा मैटर और एनर्जी को वजूद में लाने के लिए, अगर कभी मैटर और, अभी ऐसी भी सिचुएशन थी कि मैटर और एनर्जी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, अगर आप मान लें, हमारे पास किसी चीज का एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ये मान लें कि कभी मैटर और एनर्जी भी नॉन एग्जिस्टेंट थे, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो जब कॉजेलिटी प्रॉपर्टी ही मैटर और एनर्जी की है, तो वो जो भी एंटिटी है जिसको ना आप मैटर कह सकते हैं ना एनर्जी कह सकते हैं, उस पर मैटरली प्रॉपर्टीज और एनर्जी की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना लॉजिकली इनकोहेरेंट बात है।
तो आप दरअसल कर ये रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो कि मैटर और एनर्जी की है, कि उसकी स्टेट में, उसकी हालत में तब्दीली लाने के लिए किसी एफर्ट या फोर्स या एजेंसी की जरूरत है, जिसको आप कॉज कहते हैं। आप इसका इतलाक, इसकी एप्लीकेबिलिटी ऐसी चीज पर कर रहे हैं जो कि कैटेगोरिकली मैटर और एनर्जी से डिफरेंट है। क्योंकि आपने खुद ही तो मान लिया कि मैटर और एनर्जी कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसका मतलब है कि अगर मैटर और एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो अगर वो किसी और एंटिटी में से वजूद ज़हूर पजीर हुए हैं, वो मैटर और एनर्जी नहीं थी। जब वो नहीं थी, तो उन पर आप किस लाइसेंस के मुताबिक मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज का इतलाक कर रहे हैं? ये फंडामेंटल फ्लॉ है किसी भी कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट की फॉर्मुलेशन में, किसी भी कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की फॉर्मुलेशन में, जो कि फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट की तरफ भी चला जाता है कभी, और कभी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की तरफ भी चला जाता है। उनमें भी यही फ्लॉ है, और कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट में भी यही फ्लॉ है कि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी का इतलाक जो कि सर्टेन एंटिटीज पर एप्लीकेबल है, उन एंटिटीज पर कर रहे हैं जिन पर इतलाक करने का आपके पास कोई बेसिस, कोई ग्राउंड, कोई रैशनल ग्राउंड नहीं है। यहीं पर आपका कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है वो फेल हो जाता है। मगर मामला यहां पर खत्म नहीं होता, मामला इससे आगे चले, मामला इससे आगे फर्दर इंटरेस्टिंग होता है। अब आप ऐसा करें, आप देखें कि जी जो मैटर और एनर्जी है, या तो वो इटर्नल है या वो इमर्ज की है एक्स निहिलो। अच्छा, एक्स निहिलो लफ्ज फिलॉसफी में इस्तेमाल होता है, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि एक्स निहिलो का मतलब होता है आउट ऑफ नथिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है नथिंगनेस का, ये आज की तारीख में एक इल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, जो हिस्टोरिकल फिलॉसफी के अंदर एब्सोल्यूट नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट जो फिलोसोफर्स इमेजिन किया करते थे। फिलोसॉफिकल नथिंगनेस का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। वेरियस लेवल्स ऑफ नथिंगनेस है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, अल्टीमेटली आपके पास वैक्यूम में भी चले जाएं। किसी जमाने में वैक्यूम को नथिंगनेस समझा जाता था, मगर वैक्यूम के अपने अंदर वैक्यूम की एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। पॉइंट में सिर्फ इस तरफ इशारा कर रहा हूं कि नथिंगनेस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है फिलॉसफी में। मैं उसको एंटरटेन करते हुए अब तक जो हमने साबित किया है कि विद इन फिलोसॉफिकल डोमेन एज वेल ये आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड हैं। और जाहिरी बात है, आपको फिलॉसफी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जा रहे हैं, उनकी वैलिडिटी को, कि वो वैलिड हैं, दुरुस्त हैं, इवन विद इन दैट बाउंड्री। अल्टीमेटली तो हमें पता है कि आपको साबित तो किसी सबूत से कोई चीज करनी पड़ती है कि रियलिटी में किस चीज की कोरस्पॉन्डेंस हो तो वो सच होती है। पॉइंट ये है कि फिलोसॉफिकल रेल्म में भी ये आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करने की कसौटी क्या है, बेसिस क्या है, कि आप ये देखते हैं कि ये किन बुनियादों पर खड़े हैं, प्रेमिसेस क्या हैं इस आर्ग्यूमेंट की। और अगर आप किसी प्रेमिस को गलत साबित कर दें या चैलेंज कर दें, तो वो आर्ग्यूमेंट की बुनियाद जो है हट जाती है, और आर्ग्यूमेंट जो है वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अभी हमने किया क्या है? आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू evaluate एंड अप्रिशिएट कि व्हाट जस्ट हैपेंड। हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम फिर रिपीट कर रहे हैं। हमने वो बुनियाद जिस पर कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट खड़ा है, वो आपके सामने बताई है कि वो बुनियाद क्यों गलत है कि उसको मैटर या एनर्जी के अलावा किसी और चीज पर कॉजेलिटी को अप्लाई किया जाए। आपको बिल्कुल अपनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और शूरी दयानत से इस चीज का फैसला करना है कि वो क्या बुनियाद है कि जिसकी बेसिस पर कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट जो है खड़ा किया जा रहा है, और क्या बुनियाद है आपके पास कि कॉजेलिटी को मैटर एंड एनर्जी से पीछे धकेला जा सकता है। आप खालिस दयानत से जब सोचेंगे तो आपके पास कोई बुनियाद बाकी नहीं रहेगी। जब बुनियाद बाकी नहीं रही, प्रेमिस बाकी नहीं रहा, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट प्योरली ऑन फिलोसॉफिकल ग्राउंड जो है डिमोलिश हो जाता है। आगे चलें, आप ये समझें कि जी मैटर एंड एनर्जी है। आप कहते हैं अच्छा यार, मैं पॉसिबिलिटीज और पॉसिबल वर्ल्ड्स और मॉडल लॉजिक का क्या कहते हैं स्टूडेंट हूं, जिसमें आप नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, आप पॉसिबल वर्ल्ड्स और पॉसिबल सिनेरियोस को एन्यूमरेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि आप कैसे किसी चीज की पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी की तरफ आगे कदम बढ़ा सकते हैं। तो आप कहते हैं कि जी पॉसिबल वर्ल्ड्स में या तो आप कहेंगे कि मैटर एंड एनर्जी इटर्नल है, या मैटर एंड एनर्जी जो है वो एक्स निहिलो इमर्ज किए हैं। ठीक है जी? यानी या तो वो हमेशा, या तो वो इटरनली एग्जिस्ट कर रहे हैं, या वो इमर्ज किए हैं नथिंगनेस में से।
अगेन क्वालिफाइंग के फिलोसॉफिकल नथिंगनेस असल में साइंटिफिकली गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि इवन विद इन फिलोसफी क्या क्या चीजें इमर्ज करती हैं। आप ये कहते हैं कि जी या तो मैटर और एनर्जी इटर्नल है या वो ज़हूर पजीर हुए हैं, इमर्ज किए हैं एक्स निहिलो। अगर तो मैटर और एनर्जी इटर्नल है तो इसका मतलब है कि मैटर और एनर्जी नॉन कंटिंजेंट, खुद ही नॉन कंटिंजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम वी डू नॉट नीड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी, क्योंकि आपने ये कह दिया कि वो इटर्नल है। तो जब वो इटर्नल हो जाते हैं तो वो खुद नॉन कंटिंजेंट हो जाते हैं। मैटर एंड एनर्जी देमसेल्व्स बिकम नॉन कंटिंजेंट, और आपको फिर एक्सप्लेनेशन उनकी चाहिए नहीं है। अगर मैटर एंड एनर्जी इटर्नल है, गॉड का कोई स्कोप नहीं इस पॉसिबिलिटी में। दूसरी पॉसिबिलिटी, इफ मैटर एंड एनर्जी एक्स निहिलो इमर्ज किए हैं, ठीक है, तो उस सूरत में ये कहना कि मैटर एंड एनर्जी को कॉजेलिटी चाहिए थी, ये बात लॉजिकली इनकोहेरेंट है, क्योंकि कॉजेलिटी इटसेल्फ जो है वो मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी है। अगर आप इस सेकंड पॉसिबिलिटी को एंटरटेन करें कि मैटर और एनर्जी एक्स निहिलो इमर्ज किए हैं, तो कॉजेलिटी तो मैटर और एनर्जी के साथ ही इमर्ज करती है। तो मैटर और एनर्जी की अपनी ज़हूर पजीर होने के लिए कॉजेलिटी के कॉन्सेप्ट को इन्वोक करना एक लॉजिकल इनकोहेरेंस है। इस सूरत में भी आप देखें कि मैटर एंड एनर्जी जब एक्स निहिलो इमर्ज कर रहे हैं, उस सूरत में भी आपको जब, क्योंकि वो कॉजेलिटी का नतीजा नहीं हो सकते, क्योंकि कॉजेलिटी खुद मैटर एंड एनर्जी की इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा मैटर एंड एनर्जी खुद जो है वो कॉजेलिटी का नतीजा नहीं हो सकते। जब वो कॉजेलिटी का नतीजा नहीं हो सकते तो वो भी टेक्निकली नॉन कंटिंजेंट स्टैब्लिश हो जाते हैं। यानी आप समझिए कि आपने क्या किया है कि दो ऑपोजिट सिनेरियोज देखे हैं कि ईदर मैटर एंड एनर्जी आर इटर्नल, इन दैट केस दे आर नॉन कंटिंजेंट, उनकी कंटिंजेंसी इधर से नहीं साबित होती। इफ मैटर एंड एनर्जी इमर्ज एक्स निहिलो, कॉजेलिटी इन्वोक नहीं कर सकते, वो फिर नॉन कंटिंजेंट साबित हो जाते हैं, उनकी कंटिंजेंसी इधर से स्टैब्लिश नहीं हो सकती। पहले केस में इफ मैटर एंड एनर्जी आर इटर्नल, जब वो, इसका मतलब है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए क्योंकि वो नॉन कंटिंजेंट है, गॉड का कोई स्कोप नहीं। दूसरे केस में मैटर एंड एनर्जी इमर्ज एक्स निहिलो, उस केस में कॉजेलिटी इन्वोक नहीं की जा सकती, ये फिर नॉन कंटिंजेंट साबित हो जाते हैं, गॉड का कोई स्कोप नहीं। अभी हमने क्या एस्टेब्लिश किया कि दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, दो ऑपोजिट पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों सूरतें गॉड के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप वाकई लॉजिकली सोचते हैं तो आपके सामने ये एक लॉजिकल प्रूफ है गॉड की इन एग्जिस्टेंस का विद इन द रेल्म ऑफ लॉजिक, कि आपने ये दिखाया है कि दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स जो हैं, दो ऑपोजिट सिनेरियोज हैं, उन दोनों के साथ गॉड का कोई कंसिस्टेंसी नहीं बन रही, मेल नहीं बन रहा। तो इस बात को शौरी दयानत के साथ एटलीस्ट एंटरटेन करें, इस पॉसिबिलिटी को, गॉड की इन एग्जिस्टेंस को। ठीक है जी, ये इसका आपको सेकंड कॉन्सिक्वेंस इस डिस्कशन का आपके सामने आ गया है। पहले में आपको फ्लॉ वाजे हुआ है, कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट क्यों गलत है, उस फ्लॉ के आपके पास रिमार्केबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपको ये पता लग रहा है कि गॉड की एग्जिस्टेंस का क्लेम जो है वो दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दोनों के साथ क्लैश कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए। तीसरी बात जो मैंने आपसे शुरू में बयान की थी अपने एजेंडा में, तीसरी बात ये थी कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो कैसे एड्रेस होती है वंस अ फ्लॉ इन कंटिंजेंसी आर्गुमेंट रीजनिंग इज आइडेंटिफाइड। इन्फिनिट रिग्रेस, दरअसल आप सोचें, वो इसी चीज का नाम है कि आप चूंकि कॉजेलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी, इसी वजह से तो इन्फिनिट रिग्रेस इमर्ज कर रही है आपके दिमाग में। चूंकि आपने कॉजेलिटी को इन्फिनिटली एक्सटेंड किया है बैकवर्ड्स, विदाउट रियलाइजिंग कि आपके पास बुनियाद नहीं थी ऐसा करने की, विदाउट रियलाइजिंग कि कॉजेलिटी तो तभी है जब मैटर और एनर्जी है, कॉजेलिटी तो तभी है जब आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं जिनका इनर्शिया है, जो ऐसी एंटिटीज हैं जो अपनी स्टेट में तब्दीली को रेजिस्ट कर रही हैं। क्यों? जब आपके पास, मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि वंस आपके पास, ओनली वंस आपके पास जब फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो किसी फील्ड में मौजूद हैं, उस फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। चूंकि अपोजिंग फील्ड्स मौजूद हैं, अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो उन पोटेंशियल बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए आपको स्टेट में तब्दीली लाने के लिए किसी एजेंसी की जरूरत है। जब ये अपोजिंग पोटेंशियल्स ही नहीं है, जब वो पोटेंशियल बैरियर्स ही नहीं है,
तो आपको कॉजेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कोलैप्स कर जाती है, कॉजेलिटी कोलैप्स कर जाती है। देयरफॉर ये जो इन्फिनिट रिग्रेस आपके ज़हन में इमर्ज कर ही इस वजह से रही थी क्योंकि आप इस फ्लॉ को कमिटेड थे कि आपने कॉजेलिटी को इन्फिनिटली बैकवर्ड्स प्रोजेक्ट करना है। जब आप पे ये चीज वाजे हो जाती है कि कॉजेलिटी खुद मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी है, तो आप उसको पीछे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम खुद ही रिजॉल्व कर जाती है। ठीक हो गई बात? तो जनाब, अब हमने ये तीनों चीजें एड्रेस कर दी हैं। इस वीडियो को आप जाके दोबारा देखिएगा। कंटिंजेंसी आर्गुमेंट का फ्लॉ ये है कि आप कॉजेलिटी को बियॉन्ड मैटर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि आपके सामने ये चीज वाजे है कि कॉजेलिटी मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से आपके सामने ऐसे दो सिनेरियोस पैदा हो गए कि अगर मैटर एनर्जी इटर्नल है, उस सूरत में तो गॉड की जरूरत ही, गॉड का स्कोप नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं है। और अगर मैटर एनर्जी आपके एक्स हीरो इमर्ज किए हैं, उस सूरत में कॉजेलिटी इन्वोक नहीं हो सकती। लिहाजा उस सूरत में ये कहना कि मैटर और एनर्जी के ज़ुहूर के लिए किसी कॉज की जरूरत है, वो इनकोहेरेंट स्टेटमेंट होगी। और तीसरी बात ये कि इसी फ्लॉ की वजह से कि आप चूंकि कमिटेड हैं कॉजेलिटी को इन्फिनिटली प्रोजेक्ट बैकवर्ड करने के लिए, इसी वजह से इन्फिनिट रिग्रेस आपके जहन में मर्ज कर रही है। और आप अगर थोड़ी सी कोशिश करें, जब आपके सामने ये फ्लॉ वाजे हो जाएगा, तो इन्फिनिट रिग्रेस आपके जहन से भी डिसॉल्व हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं तो ये तो देखिए, आपको हमेशा हम ये कहते थे कि हमारी जो एथियस्टिक पोजीशन है वो 4 पॉइंट्स पर मबनी है, 4 पॉइंट्स के ऊपर है। मैं 20 दफा इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। सबसे पहले कि खुदा के हक में कोई सबूत नहीं है। जिन चीजों को सबूत लोग तसव्वुर कर लेते हैं, जब उन पर आप खालिस शऊरी दयानत से गौर करें, वो आपको पता लगता है कि उन सबूतों की कोई हैसियत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि जितने तारीख में रीजंस या आर्ग्यूमेंट या फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स खुदा के वजूद को साबित करने के लिए पेश किए गए हैं, आप खालिस शऊरी दयानत से उन पर गौर फिक्र करें तो आपको उनके अंदर फ्लॉज वाजे होने लगते हैं। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट का फ्लॉ और कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट या इवन कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का फ्लॉज अल्टीमेटली कॉजेलिटी की गलत एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो आज हमने वाजे कई दफा पहले भी किया, फिर दोबारा कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंट है। अगेन, पहला पॉइंट ये कि कोई एविडेंस नहीं, दूसरा ये कि जी जो रीजंस या आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए हैं वो फ्लॉड है। तीसरा रीजन जो हम पेश करते हैं एथियस्टिक पोजीशन का, जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि ऐसे हकायक से पर्दा उठ गया है जो कि आज हम आपको लैब में रिप्रोड्यूसिबल अंदाज में दिखा सकते हैं, बार बार उनके रेफरेंसेस भी दिखा सकते हैं, जो कि फंडामेंटल लेवल पर गॉड की एग्जिस्टेंस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। वो पॉजिटिव एविडेंसेस हैं गॉड के अगेंस्ट। चौथा नुक्ता यह है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ गॉड, आज आपको न्यूरोसाइंस और एंथ्रोपोलॉजी ये बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि एवोल्यूशन में क्यों ह्यूमन माइंड जो है वो वल्नरेबल होगा टुवर्ड्स इन्वेंटिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक गॉड। आपको उनकी न्यूरोसाइंटिफिक और एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशंस का पता लग रहा है। तो लिहाजा अगर आपके जहन में कभी ये सवाल आए कि अच्छा, एक बड़ी तादाद इंसानों की तो खुदा में यकीन रखती है, तो आज आपके पास इस चीज की भी पॉइंटर्स मौजूद हैं कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ ए गॉड, व्हाई ह्यूमन माइंड वुड बी ससेप्टेबल टू मेकिंग सच क्लेम्स। मैं एंड में अगेन आपके सामने थोड़ी सी वो ट्रायल एंड एरर की एग्जांपल्स, जो कि अगर आपने पहले नहीं सुनी हुई तो आंखें खोल देने वाली एग्जांपल्स हैं, और अगर आपने पहले सुनी हुई है तो आपकी दोबारा से उसकी आप उनको रिविजिट कर पाएंगे। देखिए, जब आप बायोलॉजिकल वर्ल्ड का खास तौर पर मुताला करते हैं गौर से, अनबायस्ड लेंस से, तो आपको उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं जो कि फोरसाइट और मुकम्मल इल्म के बिल्कुल मुतसादम आपको खसूसियात नजर आती हैं। ट्रायल एंड एरर बुनियादी तौर पर खुद ही ऐसी वो खसूसियत है, एक ऐसी सिफत है जो कि इस चीज के बारे में चीख चीख के आपको बता रही है कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे या इस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के पीछे या पूरे स्पेक्ट्रम के पीछे कोई इल्म रखने वाली ताकत कार फरमा नहीं हो सकती। आपको पता है, सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैं देता हूं वो डीएनए रेप्लिकेशन की है।
आप 100 सवाल करेंगे, अच्छा फिर ये डीएनए कहाँ से आया, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे जो हम प्रोग्रेस है वो हम रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मिसालें मैं आपको उस डोमेन में से दूंगा जिसके बारे में हमारे पास जो लेवल ऑफ नॉलेज है इंसानियत के पास, वो काफी कॉन्फिडेंट लेवल का लेवल ऑफ नॉलेज है। क्यों बार बार लैब में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी जो मैं आपको गॉड के खिलाफ पीसेस ऑफ एविडेंस देने जा रहा हूं, वो उस डोमेन ऑफ ह्यूमन नॉलेज से है जिसमें हमारे पास जो नॉलेज है उसमें सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस मौजूद है। जबकि रिलीजियस लोग उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहां ह्यूमैनिटी का नॉलेज अभी लिमिटेड है, ताकि उसको तो चैलेंज ही ना किया जा सके। वो उनका आर्गुमेंट अल्टीमेटली रूटेड और ग्राउंडेड होता है इन दोज एरियाज फॉर ऑन विच द ह्यूमैनिटी इज रिलेटिवली इग्नोरेंट। यानी उनका आर्गुमेंट इग्नोरेंस में ग्राउंडेड है। हम जो आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं वो हैं जिनको आप लैब में बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनमें हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंट है। यानी हम जो आपको गॉड के अगेंस्ट एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉलेज में रूटेड है। अब ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप किस चीज को ज्यादा रैशनल समझते हैं। आप इस चीज को ज्यादा रैशनल समझते हैं कि एक ऐसे आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को आपने मानना है जिसकी अल्टीमेट बुनियाद नॉलेज में है, या कि एक ऐसे आर्ग्यूमेंट को वैलिड मानना है जिसकी अल्टीमेट बुनियाद इग्नोरेंस में है। ये आप पर छोड़ते हैं। खैर, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, आपको पता है, जब सेल जो डिवाइड करता है। हम कह देते हैं कि जी डीएनए की जो रेप्लिकेशन एक्यूरेसी है वो ब्रेथ टेकिंग है। क्यों? आप ये देखते हैं कि आपके पास जो रेट ऑफ एरर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 in 10 to the power 8 के ऊपर है, और 10 to the power 8 आप समझ रहे हैं तकरीबन बिलियन के बराबर पहुंच जाता है। यानी 10 to the power 9 जो है वो बिलियन होता है। तो 1 in 10 to the power 8 का मतलब ये कि वाकई बहुत लो एरर है। मगर जब आप इसको गौर करते हैं, अंडर दी हुड जब देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये जो इतना हायर एक्यूरेसी या इतना लो जो एरर है वो तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू अचीव हो रहा है। कैसे? कि असल में आप देखते हैं कि असल में जो रॉ रेट है वो तो 1 in 10,000 है, जो कि काफी ज्यादा है। मगर फिर उसके बाद उस 1 in 10,000 को ट्रायल एंड एरर से, प्रूफ रीडिंग के थ्रू, एरर करेक्टिंग एंजाइम्स के थ्रू इंप्रूव होकर वो 1 in 10 to the power 8 होता है। आपके ज़हन में ये सवाल आएगा, यार इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रूफ रीडिंग हो रही है, एरर करेक्टिंग एंजाइम है, तो सुभान अल्लाह ये तो शायद गॉड के लिए एविडेंस है। लेकिन इस बात को याद रखें, मैं हमेशा इस चीज को वाजे करता हूं कि एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेलिजेंस का मार्कर समझना एक गलती है, एक साइंटिफिक गलती है, एक फिलोसॉफिकल गलती है। क्यों? आपको एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इस वजह से है कि पिछली स्टेज पर जो सिस्टम था वो इंटेलिजेंट नहीं था। पिछली स्टेज की एरर्स को, ब्लंडर्स को एड्रेस करने के लिए ये नेक्स्ट स्टेज आपके पास आई है। ठीक है जी, और जो खुद ट्रायल एंड एरर से एवोल्यूशन के थ्रू इवॉल्व की है। आपके सामने इस पर गौर करें कि ये जो ट्रायल एंड एरर और जो क्वालिटी एश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट भी हमने इंसानी दिमाग क्वालिटी एश्योरेंस समझता है कि एक चीज है उसको हम बार बार एक टेस्ट से गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक फाइनाइट रिसोर्सेस के लोग हैं, हमें पता है कि हमारी फाइनाइट कैपेबिलिटीज है। इस वजह से हमें तो ये ठीक लगता है कि अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन आप क्वालिटी एश्योरेंस जैसी कॉन्सेप्ट, ट्रायल एंड एरर जैसे कॉन्सेप्ट को गॉड के साथ अलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि गॉड आपका क्लेम है कि वो एक फोरसाइट रखने वाला और मुकम्मल इल्म रखने वाला एक अलीम कुल एंटिटी है। उसके साथ ये चीज बिल्कुल क्लैश कर जाती है, फंडामेंटली क्लैश कर जाती है। एक ऐसी सोर्स को ये एलिमिनेट कर देती है कि वो इस चीज के पीछे कार फरमा है जिसके पास को मुकम्मल इल्म है और आने वाले वक्त की मुकम्मल खबर और इल्म रखता है। नंबर 2, आप अगर जाके गौर करेंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप जाके कभी गूगल करें VDJ रिकॉम्बिनेशन, ये आपकी जिस तरीके से एंटीबॉडीज बनती हैं जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया गया है जो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई आपकी बैक्टीरिया गया है
या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट अंदर आपके अंदर जिस आप उससे इन्फेक्ट हुए हैं और बिल्कुल उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ऐसे जैसे कि कोई अंदर फैक्ट्री लगी हुई है और वो उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसको एनगल्फ करने के लिए तो कोई प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज बन जाएंगे। एंटीबॉडीज अल्टीमेटली प्रोटीन्स ही होती हैं। वो ट्रायल एंड एरर का नतीजा है। उस वक्त बड़े बड़े जो चंक्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। अब ये भी समझना कि अच्छा वो एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो शायद क्या कहते हैं खुदा का तरीका है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब ट्रायल एंड एरर हो रहा है ये इस चीज का सबूत है कि इस सिस्टम के पीछे कोई नॉलेज रखने वाली कुव्वत कार फरमा नहीं है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेजेबल एंटिटी एवोल्यूशन के थ्रू इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये एक्सपेरिमेंटेशन इवॉल्व करेगी थ्रू एवोल्यूशन इटसेल्फ वो ज्यादा सरवाइव करेंगे। तो एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में तो दिस इज प्रिसाइजली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। गॉड के साथ इसको अलाइन करने के लिए आपको कलाबाजियां खानी पड़ेंगी। आप अगर सिर्फ इस बात को ही देख लें कि जो आपके स्पर्म्स है, आपको पता है कि एवरेज इजैक्यूलेट के अंदर तकरीबन 186 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ये एक कोलोसल एग्जाम्पल है ट्रायल एंड एरर की। ये मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूं कि ये उस सिस्टम में इवॉल्व करेगा कि जिसके पास कोई विजिबिलिटी नहीं है टारगेट की, कि जिधर मर्जी आप हर डायरेक्शन में लाखों तीर चला दें कहीं ना कहीं लगेगा, ऐसे समझें इसको। देयरफॉर वो सिस्टम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ये चीज इवॉल्व करेगी ऑफ कोर्स थ्रू रैंडम चांस इन द बिगिनिंग, जो अपना स्पर्म काउंट को बढ़ाएंगे, जिनमें ऐसी तब्दीली आएंगी या वेरिएशन होगी, ऑब्वियसली उनको एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि वो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं कि वो टारगेट को जाके हिट करेगा। ये इतनी सिंपल एग्जांपल है कि जब अल्टीमेटली एक ही स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज करना था एग को, तो आपको एक ही स्पर्म चाहिए था। आपको ये 186 मिलियन की स्पर्म की आर्मी नहीं चाहिए थी। अब आप ये कहेंगे कि ये बाकी स्पर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए था। तो भाई इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ वो बाकी जो स्पर्म जो कि कुर्बान हो रहे हैं, वो जो मेन स्पर्म जिसने जाके फर्टिलाइज करना था उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता था। आपको यहां पर मसला नजर आएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, ना सिर्फ ये कि द लाइकलीहुड ऑफ टारगेट हिटिंग इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द स्पर्म काउंट, ये अपने अंदर एक फिल्टरिंग का प्रोसेस है। यानी कुछ स्पर्म्स जो है वो हेल्दी होते हैं, कुछ स्पर्म्स अनहेल्दी होती हैं, कुछ स्पर्म्स के अंदर जेनेटिक डिफॉर्मिटीज के लिए क्या कहते हैं का पेश खैमा होता है, वो प्रीकर्सर्स ऑफ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज होते हैं। अब ये खुद जो प्रोसेस है कि अगर एक रेस एस्टेब्लिश की जाए, जबकि जो उनकी जो मोटिलिटी है और स्विम करने की जो कैपेबिलिटी है वो उनकी जेनेटिक फिटनेस का मार्कर है, तो ये खुद उनकी सॉर्टिंग आउट करने का एक समझे मैकेनिज्म बन जाता है। लिहाजा न सिर्फ ये कि स्पर्म काउंट बढ़ाने से टारगेट स्पेसिफिसिटी बढ़ेगी, बल्कि ऐसा भी होगा कि जो डिफेक्टिव स्पर्म्स है उनको सॉर्ट आउट करने का भी आपको एक साइड इफेक्ट इसका मिलेगा। लिहाजा वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें वो तब्दीली आएंगी जो स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, वो उनकी चांसेस कि वो अपने ज्यादा डिसेंडेंट्स छोड़ें बढ़ जाएंगे, विदाउट एनीबडी एक्चुअली रियलाइजिंग कि ये इस वजह से हो रहा था। यानी ये अल्टीमेटली है ब्लाइंड, ये ट्रायल एंड एरर है ब्लाइंड, लेकिन इसका ब्लाइंड होते हुए भी ये कॉन्सिक्वेंस होगा मार खा खा के कि ऐसे इंडिविजुअल्स अपने डिसेंडेंट्स आगे छोड़ेंगे जिनका स्पर्म काउंट ज्यादा होगा। आप सिर्फ स्पर्म काउंट की तरफ ना रहें, आप एग काउंट की तरफ आ जाएं। नंबर ऑफ एग्स जो हैं, एक अगर जो फीमेल फीटस होती है उसमें उसकी जब वो खुद एक फीटस है उस वक्त एग्स उसकी ओवरीज में 7 मिलियन होते हैं। बाय द टाइम वो बच्ची बेटी पैदा होती है उसके नंबर ऑफ एग्स 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं। बाय द टाइम वो प्यूबर्टी हिट करती है तकरीबन 100,000 से 300,000 रह जाते हैं। और अल्टीमेटली आपको पता है कि ड्यूरिंग एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ फीमेल
उसने तकरीबन 400 दफा ओव्यूलेट करना होता है, 400 दफा रफली। उन 400 में से भी किसी किसी ने काम आना है कि उसके लिए एक्चुअली कोई फर्टिलाइजेशन होनी है। यानी ये अल्टीमेट ट्रायल एंड एरर है। इसमें खुद सॉर्टिंग आउट हो रही है क्वालिटी ऑफ एग्स की। कहां 7 मिलियन से शुरू हुए, 7 मिलियन, फिर 1-2 मिलियन एट द टाइम ऑफ बर्थ, फिर 100,000 300,000 एट द लेवल ऑफ प्यूबर्टी, ओव्यूलेट करना 400 ने। ये खुद एक समझे कि एक सॉर्टिंग आउट प्रोसीजर है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें इस तरह का ट्रायल एंड एरर आएगा, जाहिरी बात है कि वो ज्यादा केपेबल होंगे डिफेक्टिव एग्स को सॉर्ट आउट करने की। अगेन एवोल्यूशन की लाइट में दिस इज प्रिसाइजली व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। गॉड के साथ इस तरह के ट्रायल एंड एरर को घुमा फिरा के कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश आप समझ सकते हैं कितनी आपकी एक्रोबेटिक्स का तकाजा करेगी। आप मिसकैरेजेस को ले लें। जो मिसकैरेजेस होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे किसी पेरेंट को, खासतौर पे माँ को, किसी मिसकैरेज के एक्सपीरियंस से गुजरना पड़े। लेकिन आपको ये बात चाहे जितनी मर्जी अजीब लगे, मगर इसका एविडेंस मौजूद है कि मिसकैरेज दरअसल माँ की बॉडी का अपना रिस्पॉन्स भी होता है। और भी वजूहात है मिसकैरेजेस की, मगर एक वजह यह भी है कि अगर फीटस के अंदर कोई बहुत बड़ी जेनेटिक डिफॉर्मिटी होती है, उसको नेचुरली माँ की बॉडी एबॉर्ट कर देती है। ये खुद आपको इसमें ट्रायल एंड एरर की बू आ रही है, बू क्या आ रही है, नजर आ रहा है कि ट्रायल एंड एरर हो रहा है। आखिरी बात मैं कर दूं, बहुत लंबी बात होगी, आखिरी बात मैं कर दूं कि जो डीएनए की डिस्कवरी से एक तरफ लोग, आपके स्टीवन मायर जैसे लोग जो हैं, वो अक्सर गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि वो जो कोड है वो एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अंदर आपको डिजाइन और किसी इंटेलिजेंस के मार्कर नजर आते हैं, वो इंटेलिजेंट डिजाइन का सबूत है। मैं आपको कई दफा बयान कर चुका हूं पहले भी, हमारे अंग्रेजी चैनल पर स्टीवन मायर की वीडियोस के रिस्पॉन्सेज मौजूद हैं, डिटेल्ड 3-4 एपिसोड्स। मगर जो बात समझने की है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही जो डीएनए की लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज का जो कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोड को भी कोड कहना, ये हमारा इंसानी लेंस है। मोलेक्युलर लेवल पर अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ज्यादा लाइकली हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाने में या कनेक्ट करने में, और ज्यादा हर मॉलिक्यूल हर एक के साथ नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे कि क्योंकि सिलेक्टिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू जॉइन, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू selectively bond with certain molecules, that selectivity, आप उसको कोड समझने लग जाते हैं। हालांकि ये है कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली उस बेसिक सिलेक्टिविटी का कि हर मॉलिक्यूल के साथ तो नहीं जुड़ सकता। मगर ये जो कोड भी हम इसे मान लें, लैंग्वेज भी मान लें, इस लैंग्वेज की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गॉड के साथ सिवियर लेवल पे क्लैश करती हैं। आप ये बात करते हैं कि डीएनए के एविडेंस की बात है, तो हम कहते हैं हम बीच में घुसेंगे, अंडर द हुड देखेंगे। मैं अक्सर जो एग्जाम्पल देता हूं वो ये देता हूं कि आपकी पास डीएनए कोड के अंदर रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी का मतलब ये होता है जब आपके पास बैकअप्स हों या बैकअप के बैकअप हों। डीएनए कोड में रिडंडेंसी कैसे है कि एक से जायद जो आपका कोडॉन है, कोडॉन वो ट्रिपलेट है जो कि कोरिस्पॉन्ड कर रहा है एक सर्टेन अमीनो एसिड को, जिन्होंने जुड़ के बाद में प्रोटीन बनानी है। तो वो जो कोडॉन्स हैं, वो डिफरेंट कोडॉन्स जो हैं वो एक ही अमीनो एसिड को कोरिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसी को रिडंडेंसी ऑफ कोड कहा जाता है, या इसको सिनोनिमस कोडॉन्स भी कहा जाता है। सिनोनिमस का मतलब क्या होता है भी? जिनका मतलब एक जैसा है। तो सिनोनिमस कोडॉन्स का मतलब ये है कि ऐसे कोडॉन्स जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। मल्टीपल कोडॉन्स का एग्जिस्ट करना फॉर द सेम अमीनो एसिड, इसको रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड कहा जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि कोई छोटा मोटा अगर एरर हो जाए तो वो छोटा मोटा एरर को इस तरह का सिस्टम रोबस्ट होगा। ये मोमो आपको भी चार्ट दिखा रही है, मैं इस चार्ट को टेबल को आपके साथ 1 मिनट में गो थ्रू करता हूँ। बुनियादी आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से तो रिडंडेंसी आपको बड़ी अच्छी एक फीचर लगती है। आप कहते हैं कि जी एयरक्राफ्ट है तो उसके 2 इंजन होने चाहिए, उसके 4 इंजन होने चाहिए, कि एक इंजन फेल कर गया तो बाकी उसका बैकअप भी है, दूसरा फेल कर गया फिर उसका कोई बैकअप है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे कोई गॉड जैसी कुव्वत कार फरमा है, उसके साथ
this property of the DNA language is at a fundamental level of fundamental incongruence है इन दोनों के दरमियान, सख्त किस्म का तसादुम है। इस बात को समझें और अप्रिशिएट करें कि रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड बिल्कुल एक ऐसी एंटिटी के साथ जिसके पास कोई नॉलेज है या फोरसाइट है उसके साथ आप रिकंसाइल ही नहीं कर सकते। ये एक पॉजिटिव एविडेंस है अगेंस्ट सच एन एंटिटी। इस बात पर गौर और फिक्र करें। ये मोमो आपको दिखा रही हैं एक चार्ट, इसमें आपके दोनों लेफ्ट और राइट साइड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके नाम हैं। तो ये आरएनए की बुनियाद पर हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यूरासिल है, एडेनिन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। ठीक है जी। वो एटीसी डीएनए का जो थायमीन है वो इसमें नहीं है क्योंकि आरएनए में जो टी है वो रिप्लेस हो जाता है यू से। तो ये चूंकि अल्टीमेटली तो आरएनए से इसमें आगे ट्रांसलेट होना है, तो दिस इज करेक्ट टेबल। आप ये देखिए कि ये जो आपको हर सेल में जो ट्रिपलेट्स और कोडॉन्स नजर आ रहे हैं, मसलन पहली रो में आप अगर देखिए कि 4 कोडॉन्स हैं, वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। दिस इज द रिडंडेंसी ऑफ कोड। मोर इंपॉर्टेंटली आप ये देखिए कि जो स्टॉप कोडॉन्स हैं वो भी मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और स्टॉप कोडॉन की मल्टीपल होना और रिडंडेंसी होने की एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि अगर स्टॉप कोडॉन के अंदर रिडंडेंसी होगी तो वो गलत किस्म की ट्रांसलेशन को रोकने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे। तो इवन स्टॉप कोडॉन्स की भी आपके पास रिडंडेंसी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर अब ये एंडलेस लिस्ट है। मैं अब यहाँ रुकना चाहूंगा क्योंकि बहुत देर हो गई और बाकी पैनलिस्ट ने भी बहुत पेशेंटली इस दौरान सुना। बस पॉइंट ये है कि आपके पास एक एंडलेस सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ रिडंडेंसीज, जो कि किसी तौर भी किसी ओमनीपोटेंट और ओमनिसिएंट एंटिटी के साथ उनको रेकंसाइल करना जो है वो इम्पॉसिबल है। फंडामेंटल लेवल पर इनकॉन्ग्रुएंसेस मौजूद हैं, इन पर गौर और फिक्र करें। अगर इसके बावजूद भी आप अपने बिलीफ में कायम रहना चाहते हैं, बी आवर गेस्ट, ऑल पावर टू यू। लेकिन इस बात को समझ लें, ये क्लेम कि आपका बिलीफ इन अ सुपरनैचुरल एंटिटी वो रैशनैलिटी में ग्राउंडेड नहीं है। आपको उस बिलीफ में कंटिन्यू करने से हम बिल्कुल नहीं रोक रहे, हमारी क्या हैसियत। लेकिन अगर आप ये क्लेम करेंगे कि आपका बिलीफ रैशनैलिटी में या लॉजिक में ग्राउंडेड है या साइंटिफिक थॉट में ग्राउंडेड है, तो उसके अगेंस्ट बहुत एविडेंस मौजूद है। इस पर थोड़ी सी नजरसानी करें, रिविजिट करें। अगेन आज की वीडियो में ये वीडियो मोमो इसका क्लिप भी एक्सट्रैक्ट करके शायद डालेंगी। आपके सामने हमने कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट का फंडामेंटल फ्लॉ एड्रेस किया है, जो कि कॉजेलिटी की गलत एप्लीकेशन इन दैट डोमेन जो कि मैटर और एनर्जी के बियॉन्ड है, जबकि आपको पता है कि कॉजेलिटी मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टी है, उस पर उसकी एप्लीकेबिलिटी ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है। इससे आपको ये वाजे हुआ कि या तो मैटर और एनर्जी इटर्नल हो सकता है या वो एक्स निहिलो इमर्ज कर सकता है। अगर वो इटर्नल है उस सूरत में तो वो नॉन कंटिंजेंट है ही है, गॉड का कोई स्कोप नहीं। अगर वो एक्स निहिलो इमर्ज कर रहा है, उसकी उस एक्स निहिलो इमर्जेंस के पीछे कॉजेलिटी हो नहीं सकती क्योंकि वो तो एक्स निहिलो कर रहा है, मैटर और एनर्जी तो थी नहीं। तो लिहाजा एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर और एनर्जी पर एप्लीकेबल है उसको एस्क्राइब करना टू द इमर्जेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी एक्स निहिलो, वो एक लॉजिकल इनकोहेरेंस है। उस सूरत में भी मैटर और एनर्जी नॉन कंटिंजेंट साबित हो जाता है। दो ऑपोजिट सिनेरियोज में आपके पास गॉड का कोई स्कोप नहीं है। इसको एज अ लॉजिकल प्रिंसिपल समझ लीजिए। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं अलहदा से फॉर्मल लॉजिक में कि अगर कोई स्टेटमेंट दो क्लैशिंग स्टेटमेंट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, दैट स्टेटमेंट इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स क्लैश विद टू ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, दैट स्टेटमेंट इज नेसेसरली फॉल्स। तीसरी बात हमने ये की थी कि वो इन्फिनिट रिग्रेस का भी प्रॉब्लम खुद ही एड्रेस हो जाता है, क्योंकि वो है ही इस वजह से आपके दिमाग में, क्योंकि आपने कॉजेलिटी की गलत एप्लीकेशन की है। उसके बाद हमने आपको एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स दी है ट्रायल एंड एरर की, जो एक फंडामेंटल लेवल पर एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसी एंटिटी को जो कि आपके बकौल कार फरमा है इस यूनिवर्स की कारगुजारियों के पीछे, उसकी ट्रायल एंड एरर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके ओमनिसिएंट और ओमनीपोटेंट होने के ऊपर एक फंडामेंटल किस्म की इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक इनकंसिस्टेंसी, फंडामेंटल लेवल पर मुतसादम या क्लैश करना। देयरफॉर ये चीजें तो सच है, जो चीज सच से क्लैश कर रही होती है, इन चीजों का सच हम लैब में एस्टेब्लिश कर चुके हैं।
जो चीज सच से क्लैश कर रही होती है, जो चीज सच से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है, जो चीज सच से कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? ईमान वालों, इस पर मैं झूठ। कंक्लूड कर उसको झूठ कहते हैं। जो चीज सच से क्लैश कर रही होती है, उसको झूठ कहते हैं। और ये स्टेटमेंट एक ओमनीपोटेंट और ओमनिसिएंट गॉड एग्जिस्ट करता है, वो मुतअद्दिद मकामात पर सच्चाई से क्लैश कर रही है। अब बाकी फैसला आपकी अदालत में है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस का क्लेम कर रही है और आपके सामने ये चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं कि सच से वो क्लैश कर रही है, क्या उसको सच मानना आप समझते हैं आज भी रैशनल है? नतीजा आपके ऊपर छोड़ते हैं हम।